हेलो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हेजेमनी हैज हार्ड पावर। हार्ड पावर का मतलब ये है कि आप मिलिट्री को यूज कर रहे हो, अपना दबदबा मतलब दिखा रहे हो हथियार दिखा के, है ना। हार्ड पावर का मतलब ये है। सॉफ्ट पावर का क्या मतलब होता है, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रूट्स ऑफ द वर्ड हेजेमनी लाई इन क्लासिकल ग्रीक। तो ग्रीक वर्ड से लिया गया और ग्रीक से ही ओरिजिनेशन हुआ है हेजेमनी का। द वर्ड implies the leadership or predominance of one state and was originally used to denote the preponderant position of Athens in relation to vis-a-vis मतलब होता है in relation to other city states of ancient Greece. तो ancient Greece, one of the most powerful states, right, in ancient time, वहीं से ये वर्ड आया है हेजेमनी। इसका मतलब है कि आप डोमिनेंट हो, डोमिनेटिंग हो, है ना। साथ साथ ये है कि आप लीडर भी हो, राइट। तो लीडरशिप ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ वन स्टेट ओवर अदर स्टेट्स, ठीक है, ओवर अदर्स। तो एथेंस उस टाइम में काफी स्ट्रांग स्टेट था दोस्तों, कंपेयर टू ऑल अदर स्टेट्स। तो कहा जाता था कि एथेंस की हेजेमनी है। Thus, the first meaning of hegemony relates to the relations, patterns, and balances of military capability between states. तो ये चीज अपने अपने नोट्स में लिख सकते हो। दो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं, लेकिन इसका एक मीनिंग आप ये डेफिनेटली कह सकते हो कि मिलिट्री से रिलेटेड है, कि आपकी रिलेशंस, पैटर्न्स और बैलेंसेस जो हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हो आप, है ना। तो ये एक आता है। इट इज दिस नोशन ऑफ हेजेमनी एज मिलिट्री प्रीपोंडेरेंस दैट इज स्पेशली जर्मेन टू द करंट पोजीशन एंड द रोल ऑफ द यूएस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सिंस यूएस मिलिट्री वाइज स्ट्रांग है, इसलिए बोला जाता है कि आपकी हेजेमनी है। हाँ, वो अलग बात है, इकोनॉमी, कल्चरल, पॉलिटिकल वाइज भी यूएस किसी से कम नहीं, अच्छा खासा आगे है। और काफी लोगों का, इंक्लूडिंग मेरा भी, ये कहना है कि मिलिट्री पावर से ज्यादा उसकी ये जो कल्चरल और इकोनॉमिक पावर है ना, ये और साइंस पावर को भी ऐड कर दो इसमें, ये अलग ही लेवल की है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वो चीजें अगर आपकी स्ट्रांग हो तो आपकी मिलिट्री और पॉलिटी स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए हमेशा इंडिया में हमें अपने स्ट्रांग कल्चर, राइट, कल्चर मतलब डाइवर्स कल्चर, ये नहीं कि किसी कल्चर को दबा दिया हमने, किसी रिलीजन, किसी कास्ट के, किसी ग्रुप के कल्चर को भी दबा दिया, वो नहीं करना हमें। और हमें अपना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है भारत में। अगर ये दोनों चीजें, आपका कल्चर और इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो, तो पॉलिटिकली, सोशली, मिलिट्री वाइज, पॉलिटिकल, मतलब बाकी जितने भी ले लो सब वाइज आप स्ट्रांग हो जाओगे। तो यूएस में भी यही पॉइंट है। यहाँ पे वापस आते हैं कि मिलिट्री प्रीपोंडेंस जो है उस, ये करंट पोजीशन को दर्शाती है। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। डू यू रिमेम्बर आयशा हु लॉस्ट हर लेग इन एन अमेरिकन मिसाइल अटैक। तो दोस्तों, मैंने इंट्रोडक्शन में आयशा के बारे में डिस्कस करा था कि मिसाइल गिरी थी और उसकी एक टांग कट गई थी, जब, और वो लकी थी कि वो बच गई थी। इट इज हार्ड पावर हेजेमनी दैट हैज ब्रोकन आयशा's बॉडी इफ नॉट हर स्पिरिट। तो आयशा को अभी भी डॉक्टर बनना है, उसका स्पिरिट अभी भी है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी लेग जो है वो काट दी गई है ड्यू टू हार्ड पावर ऑफ hard power hegemony of United States. The bedrock of contemporary US power lies in the overwhelming superiority of its military power. ठीक है। तो कंटेम्पररी जो पावर है उसके लिए कहा जाता है कि उसकी मिलिट्री पावर काफी स्ट्रांग है ना। मल्टीपल तरीके से देख सकते हो दोस्तों, ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, राइट। कि किसकी वजह से क्या आगे, क्या मिलिट्री की वजह से इकोनॉमी आगे, या इकोनॉमी की वजह से मिलिट्री आगे। आप थोड़ा सा अगर ये देखो कि यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड वॉर 2 जीता अपनी मिलिट्री की वजह से, राइट। और जब वो जीता तो जो जो विक्टर होता है नेचुरली उसकी बाकी चीजें भी इंप्रूव हो जाती हैं, राइट। जो जो जनरली जो विक्टर होता है, और यूएस में ज्यादा अटैक तो खुद हुआ नहीं था। तो मिलिट्री की वजह से उसने बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करा पूरी दुनिया के, है ना। बेस्ट टैलेंट यूनाइटेड स्टेट्स गया, पॉलिटिकली स्ट्रांग हुआ, दुनिया की राह दिखाई उसने, है ना। तो कह सकते हो आप कि यूएस की पावर मिलिट्री की वजह से। साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि मिलिट्री, जहाँ जो जो कंट्रीज के पास ऑयल फील्ड्स हैं, ये रिसोर्सेज है, मिनरल पावर्स है, उन पे कब्जा कर लेता है। पनामा कैनाल बनवा दी इसने, पनामा कोलंबिया में लड़ाई करवा दी, फिलीपींस में लड़ाई कराई थी, दुनिया भर में इसने लड़ाई करवाई, अपने हिसाब से चलाता है। काफी लोग कहते हैं इंडिया पाकिस्तान बनने का, सॉरी, पाकिस्तान बनने का एक रीजन अमेरिका ही है ना। वरना तो इंडिया पूरा यूनाइटेड होता, तो उसमें अमेरिका ने भी काफी हाथ डाला अपना। तो ये भी पॉइंट्स हैं। कश्मीर को फंसाए रखना, ये भी अमेरिका का पॉइंट है। ये सब मिलिट्री की वजह से, मिलिट्री में वो सप्लाई भी देता रहता है,
पूरा का पूरा उसने 1979 से लेके 1989 तक 10 साल आपका यूएसएसआर अफगानिस्तान में फंसा रहा। क्यों फंसा रहा? क्योंकि जो बम थे मुजाहिदीन अल कायदा को वो यूएस ने दिए थे, ठीक है, यूएस ने बम दिए थे, और फिर मुजाहिदीन ने वही और अल कायदा ने वही बम अमेरिका के खिलाफ भी यूज करे। तो पॉइंट ये है समझाने का, ये सारी बात है कि मिलिट की यूएस की पावर आज जो इतनी ज्यादा है वो मिलिट्री पावर की वजह से है, राइट। और आप साइड में ये भी कह सकते हो कुछ लोग कि साइंस की वजह से ही न्यूक्लियर बम बना, तो और इकोनॉमी भी थी अच्छी स्ट्रांग की, वो बना सकते थे, तो उसकी वजह से मिलिट्री वाइज स्ट्रांग हो गए, ये भी कह सकते हो। तो मल्टीपल एंगल्स हैं सोचने के और बताने के। हम ये लेक्चर को आगे चलाते हैं। अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस टुडे इज बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। इसका मतलब ये है कि वैसे भी अमेरिका बहुत स्ट्रांग है, एक तो नंबर ऑफ मिसाइल बम फोर्सेस ये बहुत ज्यादा है, डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है, साथ साथ में रिलेटिव अगर दूसरे कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो अमेरिका पता नहीं किस लेवल पर है, अभी देखते हैं। देखो, इन एब्सोल्यूट टर्म्स the US today has military capabilities that can reach any point on the planet accurately, lethally, and in real time, and thereby crippling the adversary while its own forces are shattered to the maximum extent possible from the dangers of war। बड़ी सारी शब्द कह दिए इसमें, लेकिन इसका सिंपल ये है कि दुनिया की ग्लोब में किसी भी कंट्री पे यूएस अटैक कर सकता है, किसी भी कंट्री पे, ठीक है, और ऐसा अटैक करेगा कि तहस नहस सब तरीके से। ये भूल जाओ कि दुनिया तो छोटी चीज है, किसी और प्लेनेट पे और कोई कॉमेट अगर आ रहा है उस पर अटैक करना है तो यूएस में वो भी पावर है, वो भी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, ठीक है, और एक्यूरेट है, ये लीथल है, रियल टाइम, ये नहीं कि वेट कर रहा है, चला नहीं जंक लग गया है ना, वो सब नहीं होता। एडवर्सरी को पूरा तहस नहस कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। But even more awesome than the absolute capabilities of the US is the fact that no other power today can remotely match them। कोई आसपास भी नहीं है यूएस के, चाइना भी नहीं है आसपास। The US today spends more on its military capabilities than the next 12 powers combined। तो next 12 पावर जितना स्पेंड कर रही हैं, ठीक है, 2 से लेके 13 नंबर तक, उतना टोटल स्पेंड तो यूएसए का अकेले है मिलिट्री कैपेबिलिटीज पर। ये हाल है, ये 2017 का डेटा है। Furthermore, a large chunk of the Pentagon's budget goes into the military research and development, or in other words, technology। बोलते हैं आप 10 साल आगे का सोचो, 15 साल आगे का, 50 साल आगे का, आप ये सोचो कि आप पे अटैक कैसे हो सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी निकालो, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी निकालो कि बायोलॉजिकली अटैक कर सके, केमिकली अटैक कर सके, कंप्यूटर वाइज अटैक कर सके, राइट। कहाँ कहाँ सोच रहा है यूएस की, पूरा अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया में कंप्यूटर बंद कर दे, इंटरनेट बंद कर दे। ये पावर्स है यूएसए की। तो रिसर्च और डेवलपमेंट भी चल रहा है वहाँ, और वहाँ पे वो बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करता है कि आप हमारी यूनिवर्सिटीज में आके पढ़िए मास्टर्स। आप में से भी काफी लोग जाना चाहते होंगे बैचलर मास्टर्स करने यूएस, और वहीं पे लग जाएंगे फिर सेटल, है ना। तो बेस्ट टैलेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है दुनिया का। Thus, the military dominance of the US is not just based on higher military spending, but on a qualitative gap, a technological chess that no other power can at present conceivably span। किसी भी आदमी का, साइंस का जैसे स्टूडेंट होता है टैलेंटेड, उसका सपना होता है यूनाइटेड स्टेट जाए। हेजेमनी है भी यूनाइटेड स्टेट की, और फायदा भी तो है ना, पैसा अच्छा मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। भारत में क्या सैलरी मिल रही है? कोई सैलरी मिलेगी उसे? वहाँ यूएस जाए, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, अच्छी खासी लाइफ, और अलग ही लेवल की वो है बातें, रिस्पेक्ट, है ना। तो टैलेंट को अट्रैक्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर वो क्वालिटी वर्क करते हैं, क्वालिटी वाइज डिलीवरी करते हैं, राइट। ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। मिलिट्री जो इंडिया लेता है चीजें, वो जनरली वेस्टर्न और यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की लेता है, बाकी सबकी वो क्वालिटी ही नहीं होती दोस्तों। हाँ, इसराइल भी उन कंट्रीज में से एक है, लिमिटेड कंट्रीज ही हैं जो ये सब बना पाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न नेशन कुछ है, इंग्लैंड और फ्रांस, रशिया हो गया, फिर उसके बाद कौन हो गया, ये हो गया अपना इसराइल। चाइना जो है प्रिसीशन में थोड़ा इतना आगे है नहीं, हाँ सुधर रहा है लेकिन इतना आगे है नहीं, बाकी कोई कंट्रीज तो आपको दुनिया में दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज देखिए, क्वालिटी पे भी वर्क है। Undoubtedly, the US invasion of Iraq revealed several American vulnerabilities। तो अब ये थोड़ा देख लेते हैं कि इराक में इन्वेजन जो अमेरिका ने करा वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा भाई, उसमें ऐसा क्या रहा। तो इसको समझेंगे, ये एक अच्छा टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए रिसर्च का। द यूएस हैज नॉट बीन एबल टू फोर्स द इराकी पीपल इनटू सबमिटिंग टू द ऑक्यूपेशन फोर्सेस ऑफ द यूएस लेड कोलिशन। तो अटैक वगैरह सब कुछ कर दिया, लेकिन वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया, लोगों को पुलिस नहीं कर पाया कि आपको कैसे रहना है, लोगों को ये बता नहीं पाया कि मुझे आपको कैसे फॉलो करना है ना, इराकी लोगों को।
To fully understand the nature of American weakness, however, we need to have a historical perspective. हमें थोड़ा सा डीप जाके हिस्ट्री वाइज हमें समझना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं कर पाया यूनाइटेड स्टेट्स। इंपीरियल पावर्स का मतलब ये होता है कि वो वाली पावर्स जो दूसरे देश पे अटैक करती हैं, ठीक है। इंपेरियलिज्म कि हम आप पे कब्जा कर लेंगे, जैसे भारत पर इंपेरियलिज्म ब्रिटेन ने करा था, राइट, कब्जा। Imperial powers through history have used military forces to accomplish only 4 tasks। तो ये 4 टास्क को अपने नोट में लिखोगे, कॉन्कर करना, फिर उसको डिटर करना, पनिश एंड पुलिस। देखते हैं इसका मतलब क्या है। एज द इराक इन्वेजन शोज द अमेरिकन कैपेसिटी टू कॉन्कर इज फॉर्मिडेबल। तो अमेरिका ने फटाफट उसे कब्जा कर लिया था, कॉन्कर का मतलब है कब्जा, कोई दिक्कत नहीं हुई। सिमिलरली द यूएस कैपेबिलिटी टू डिटर एंड टू पनिश इज सेल्फ एविडेंट। तो चीजों को डिटर करा मतलब मेरे पे कोई अटैक नहीं कर सकता, है ना। और पनिश भी करा, खूब फांसी चलाई, खूब गोलियां चलाई, इसमें भी दिखा हमें। जिस चीज में यूनाइटेड स्टेट्स पीछे रह गया वो थी पुलिसिंग, वेयर यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटी हैज दस फार बीन शोन टू है। एक बार और चीज हम देख लेते हैं, कमांड जो है यूएस की, ठीक है, ये देखते हैं। मोस्ट आर्म फोर्सेज इन द वर्ल्ड डिवाइड देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशन इनटू वेरियस कमांड्स विच आर असाइन टू डिफरेंट कमांडर्स। तो कमांडर होते हैं दोस्तों मिलिट्री फोर्सेज में, आर्म फोर्सेज में, आप अपने एरिया को कमा वेरियस कमांड्स में डिवाइड कर देते हो। भारत में भी जो मेरे मिलिट्री दोस्त हैं, आर्मी के दोस्त हैं, जो ये लेक्चर देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया की आर्म्ड आर्म्ड कमांड्स कौन कौन सी हैं। तो काफी सारी कमांड्स हैं, उसको इम्प्रूव भी करने की कोशिश हो रही है। और दोस्तों ये मेरे आर्म फोर्सेस को ही, मतलब ये नहीं कि उनको ही पता है, बल्कि ये तो जो इंटरनल सिक्योरिटी या जीएस 3 का पढ़ते हैं यूपीएससी का, उनको भी पता होगी ये चीजें, तो वो भी बता सकते हैं इसके बारे में। दिस मैप डिपिक्ट्स द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द 6 कमांडेंट्स ऑफ द यूएस आर्म फोर्सेस। तो ये जो मैप दे रखा है, इसकी बात हो रही है कि यूएस आर्म फोर्सेस के 6 एरिया में डिवाइड कर रखा है। देखते हैं वो 6 एरिया क्या है। यूएस नॉर्थ कॉम, यूएस साउथ कॉम, यूएस ईयू कॉम, यूएस सेंट कॉम, यूएस एफ्रीकॉम, यूएस पीए कॉम। तो यूएस पीए कॉम ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इनकी आप अगर फुल फॉर्म देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड, यूनाइटेड स्टेट्स सदर्न कमांड, यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्दर्न कमांड, यूनाइटेड स्टेट्स यूरोपियन कमांड, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, यूनाइटेड स्टेट्स अफ्रीकन कमांड। तो 6 कमांड्स में डिवाइड कर रखा है। इनके अपने अपने कमांडर्स होते हैं, इनके एरिया डिफाइन होते हैं। तो जैसे इराक पे जब अटैक करा तो ये यूएस सेंट्रल कमांड, तो यूएस पैसिफिक कमांड पे आजकल काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ये पैसिफिक को कहता है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। देखो ये रीजन, इसमें इंडिया चाइना आ रहे हैं, ठीक है। क्वाड का भी यहीं पे आजकल बात चल रही है। क्वाड आई होप आप सब लोगों को पता होगा, क्वाड के 4 मेंबर्स कौन है, कमेंट सेक्शन में लिखो। तो क्वाड में यूएसपीए कॉम आता है, तो यूएसपीए कॉम आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस सेंट कॉम आप समझ ही गए होगे, इराक इन्वेजन अफगानिस्तान के टाइम में यूज हुआ था। ये देखो ये भारत भी यहाँ पे आ रहा है, चाइना भी, तो यूएसपीए कॉम, ठीक है। तो 6 कमांड्स है यूनाइटेड स्टेट्स की। This map depicts the area of the responsibility of the 6 commands of the US Armed Forces. It shows that the commands of the US military are not limited to the area of the United States. सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत की कमांड तो भारत में ही है, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स तो पूरी दुनिया में कब्जा करके बैठा हुआ है। इट एक्सटेंड्स इंक्लूड दी होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया इंक्लूड कर रखी है इसने। व्हाट डज दिस मैप टेल अस अबाउट द मिलिट्री पावर ऑफ द यूएस। तो क्या पता चलता है इस मैप से आपको यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री पावर के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड शायद आप में से काफी लोग सरप्राइज भी हो गए होंगे कि पूरी पूरी दुनिया पे ले रखा है भाई यूएस ने, है ना। तो दैट्स ऑल। ये हार्ड पावर की सीरियस वीकनेस इज इन पुलिसिंग एंड ऑक्यूपाइड टेरिटरी। ये वियतनाम में भी दिखा, ये इराक में भी दिखा, ये अफगानिस्तान में भी दिखा। आप समझाओगे कैसे लोगों को, कन्विंस कैसे करोगे। कम्युनिटी पुलिसिंग वगैरह फॉलो करना आता नहीं है, उनकी लैंग्वेज में कैसे बात करोगे। आप जिस तरीके से बात करते हो वो लोगों को पसंद ही नहीं सुनना, राइट। तो ये इशू है। तो 4 चीजें, जैसे आपको याद होना चाहिए ब्रिटेन ने बहुत अच्छा पुलिसिंग करा था भारत पे। काफी लोग 1857 के टाइम में काफी लोग तारीफ करते थे, ब्रिटेन क्या बढ़िया रूल है। आज भी काफी लोग हैं जो तारीफ करते हैं। मैं भी ये कहता हूँ कि काफी अच्छी चीजें भी करके गए हैं ब्रिटेन, अच्छे से हमें पुलिस करा, राइट। वो भूल जाओ अगर कुछ नहीं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम पार्लियामेंट फॉलो कर रहे हैं, हमारी काफी स्ट्रेटजीज वही हैं। तो काफी अच्छे तरीके से पुलिस करा। अगर पुलिस नहीं करते तो 150 साल 150 साल रूल नहीं कर पाते। पुलिसिंग का मतलब है कि चीजें किस तरीके से फॉलो करो, है ना। तो ये चीजें ब्रिटेन ने बहुत अच्छी करी थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स इस चीज में सक्सेसफुल है नहीं, उसको इंपीरियलिज्म का एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है।
क्योंकि वो डेमोक्रेसी वगैरह फ्रीडम की बात करता है, तो इंपीरियलिज्म वो करता भी नहीं। ये बजट देखो 2018 की बात है जो मैं बात कर रहा था। ये यूनाइटेड स्टेट्स आपका, फिर उसके बाद चाइना, सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इसराइल, इराक, ये सबका मिला दो तो यूनाइटेड स्टेट्स का बन रहा है। ठीक है, तो ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स, अदर टॉप 15 कंट्री, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखो कितना कम खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये है दुनिया की इम्बैलेंस। द यूएस टुडे स्पेंड्स मोर ऑन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी देन द नेक्स्ट 12 पावर्स कंबाइंड। जो इतना 12 पावर्स कंबाइन करके कर रही है उतना यूएस अलग के लिए कर रहा है। एज यू कैन सी हियर, मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज दैट आर बिग मिलिट्री स्पेंडर्स आर यूएस फ्रेंड्स एंड allies। जैसे यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, तो जापान है, जर्मनी है, तो साउथ कोरिया, ये सब यूएस के तो चमचे हैं, भाई है। जो यूएस बोलेगा वो करेंगे। कहीं पे अटैक करना है, यूएस बोलता है रात को निकल लो अटैक करना है, ये सारे कंट्रीज साथ में चल देते हैं। ठीक है, तो फिर तो अजीब ही बात है, मतलब यूएस को तो कोई बैलेंस ही नहीं कर सकता। दस बैलेंसिंग यूएस पावर इज नॉट फिजिबल स्ट्रेटेजी टुडे। आज तक ये करना फिजिबल ही नहीं है। देखो चाइना बेचारा दूसरे नंबर पर है, ये कितना पीछे है। तो ये सिचुएशन है दोस्तों। ठीक है, बात हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चरल पावर के बारे में थोड़ी सी नजर मारेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।